जी। मेरा ख्याल है उर्दू जो सब्जेक्ट है वो आप में से हर किसी ने जो है उस बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा, या फिर बचपन से अब तक हम लोगों ने काफी कुछ चीजें इसमें पढ़ी है। और टीईटी के जो 5 मजामिन है, पांचों में से हम सब जो है सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर किसी को समझते हैं तो वो उर्दू है। तो उर्दू मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट यकीनन है, लेकिन उसकी तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है, खास तौर से सीटेट के मुकाबले में। जब हम टीईटी की तैयारी करते हैं तो ये यहाँ पर काफी कुछ तैयारी का मुतकाजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो पेपर रहे हैं, पेपर से एनालिसिस करने के बाद कुछ टॉपिक सिलेक्ट किया हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आज ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर करें हम। उसके बाद इस बात पर हम वो करेंगे कि आखिर में जो है ज्यादा से ज्यादा सवाल जवाब हमारे सामने आए। ठीक है। मैं आप लोगों से एक कमेंट चाहता हूँ, वो ये कि आप में से अगर किसी ने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है टीईटी के, तो उसमें खास तौर से अगर उर्दू के क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस पढ़े हैं किसी एक पेपर के भी, तो वो वाई डालिए, यस पूरा लिखने के बजाय वाई डालिए। अगर कोई एक भी पेपर उन्होंने पढ़ा है तो, या फिर दो तीन चार पांच जितने पढ़े, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो एन डालिए, ताकि मुझे एक अंदाजा हो जाए ये छोटे से सर्वे में कि आप लोगों कितने लोग जो है पेपर के नेचर से वाकिफ है। जी। काफी काफी लोगों का जो है यस का ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं बल्कि अच्छे ज्यादा लोगों का नो में ऑप्शन आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक पहले शुरू के 5 से 7 मिनट में मैंने जो पेपर एनालिसिस किया है, तो वो पेपर एनालिसिस की अहम बातें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। मेरे पास में पेपर महा टीईटी का पेपर है। मतलब मैंने उसका एनालिसिस किया है, किस तरह से किया है और किन बातों का स्टडी करते हुए ख्याल रखना होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। खास तौर से स्टडी करते हुए मीन्स मैं उर्दू के मुतालिक अभी बात कर रहा हूँ। ये इसको आप दूसरे सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उर्दू की जब आप तैयारी करते हैं तो जिन लोगों ने पेपर पढ़ा है उन्होंने देखा होगा कि मुख्तलिफ नौ यानी मुख्तलिफ अकसाम के सवालात वहां पर होते हैं। उसमें कवाइद के सवालात हैं, उसमें अदब से मुतालिक सवालात हैं, और बाज मर्तबा जो है वो पेडागोजी पर भी सवाल देता है, यानी दरस व तदरीस के तरीकों पर भी या उसूलों पर भी वो सवालात देता है। तो इनमें जो कवाइद है, उर्दू अदब तो समझ में आ जाता है कि इसमें शोरा इकराम और जो अदीब हजरात होते हैं, मुसन्निफिन होते हैं, उनकी किताबें होती है, उनकी पैदाइश है, उनसे मुतालिक जो चीजें हैं ये अदब में पूछता है ना। लेकिन जब कवाइद है, तो कवाइद में कौन से मौजूआत को इसने कवर किया है ये बहुत अहम है। इस बात का अंदाजा लगाना, देखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उसमें एक अहम बात होती है, वो ये होती है कि जितना आपको जरूरी होता है कि क्या पढ़ना है, तो उतना ही जरूरी होता है क्या नहीं पढ़ना है। इस बात को भी जानना चाहिए कि क्या पढ़ना है के साथ साथ क्या नहीं पढ़ना है। तो ये दोनों बातें जब आपके जो है आपको मालूम होगी, तो आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है। अभी मैं आपको जो मैंने पेपर एनालिसिस किया था उसमें से 5 मिनट में बुनियादी कुछ उन्वानात बताता हूँ, और उसमें उन्हीं उन्वानात से मैंने अनावीन से मैंने कुछ अनावीन का आज इंतखाब किया हो कि वो मैं आज लेता हूँ, फिर कल भी हमारा उर्दू का रहेगा, फिर कल इंशाल्लाह बकिया अनावीन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने जो पेपर देखा होगा उर्दू का, तो उसमें देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर मेरी स्क्रीन साफ तौर से दिख रही है, क्या वो इस लायक है कि पढ़ी जा सके? यस और नो? यस, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है एक जो पेपर आपका 30 मार्क का होता है उसमें से तकरीबन 4 सवालात आपके पैराग्राफ पर मुश्तमिल होते हैं। तो पैराग्राफ से मुतालिक हम यहाँ ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो आपके लिए बहुत आसान होते हैं, आप आसानी के साथ पैराग्राफ में से सवालात के जवाब दे सकते हैं। इस बात को याद रखिए कि पैराग्राफ से बाहर उसका आंसर नहीं होता है, जो पैराग्राफ पर मुश्तमिल सवालात होते हैं उनका जवाब पैराग्राफ में ही मौजूद होता है। इसके लिए अलग से गौर खोज करना और अलग से जवाब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है। इसके अलावा में जो सवालात है उसमें अम, मुख्तलिफ मौजुआत पर सवाल आता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक जो मैंने 2016 का, 18 का और 21 के 3 सवालात यहाँ पर मेंशन किया हो। अभी यहाँ इनके जवाब बताना मकसूद नहीं है, अभी सिर्फ 5 मिनट में सरसरी तौर पर हम पेपर किस तरह का होता है और क्या कौन से मौजुआत कवर करता है
उन पेपरों में, तो मैं वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 2016 के, 18 के और 21 के ये जो सवालात हैं, ये तीनों भी सवालात सनाए बदाए पर है, जिसको हम सनतें कहते हैं, सनत तलमी, सनत इश्तिहारा, सनत मुबालगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसे सनाए बदाए कहते हैं। तो मैं उस मौजू को भी इंशाल्लाह मैं इसमें भी कवर करूंगा। तो ये इस तरह से सवाल आते हैं। अब इसमें सिर्फ एक बात को केयर कीजिए, मैं उस पर तवज्जो देने देने की कोशिश कीजिए। एक अहम बात है कि जब सवाल आता है ना, जैसे सनद पर सवाल आया है ना, तो सनद पर सवाल की नोयत क्या है, नेचर क्या है, क्वेश्चन का नेचर आपको मालूम होना चाहिए। जो लोग क्वेश्चन का नेचर समझते हैं वो बहुत अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो सनतों पर सवाल आता है वो किस नौयत का आता है, तो तीनों भी सवाल में खास बात दिखाई दे रही है, अगर आपने गौर करने की कोशिश की होगी कि ऊपर शेर दे दिया जा रहा है, फिर जो है उनके मुतालिक ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि कौन सी सनत इस्तेमाल हुए। यानी आपको सनत पर जो सवाल आएगा उसमें एक शेर दिया जाएगा, और फिर उस पर जो है आपको बताना होगा कि ये किस सनत से ताल्लुक रखता है, या इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है। तो ये बात का आपको जो है खास तौर से ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये सनत है, सनत पर सवाल आता है। यहाँ पर देखिए, जो मैंने कहा आपको अदब पर मुश्तमिल कुछ सवाल होते हैं, तो यहाँ पर तसानीफ पर है, जैसे अल्लामा शिबली नहमानी की जो तसनीफ है उसके बारे में सवाल किया गया है। फिर यादगार गालिब और गुब्बारे खातिर, ये दो तसानीफ है। देखो यहाँ पर और तीसरा भी है, मौजे तबस्सुम किसकी तसनीफ है। फिर उसके नीचे चौथा सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सी तसनीफ दाग दहलवी की नहीं है। यानी मैंने यहाँ चार सवाल अलग अलग जो है सन में जो आए हैं, 2016 में, 19 में, 18 में, 21 में जो सवाल आए हैं वो लिए। अब इस पे गौर कीजिए आप कि जो मतलब अदब पर जो सवाल आते हैं उसका नेचर क्या होता है, क्या नौयत क्या आते हैं। तो कभी मुसन्निफ का नाम दे रहा है और उनकी तसनीफ का नाम पूछ रहा है। ठीक है, जैसे मौलाना शिबली नोमानी की नामुकम्मल तसनीफ कौन सी थी, तो जिसको मालूम है वो बता सकता है कि वो सीरतुन नबी है। तो बाद में उनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने उसको मुकम्मल किया था। तो ये जो सवाल का नेचर है वो ये कि भाई मुसन्निफ का नाम दे दिया गया, फिर उनकी तसनीफ पूछी जा रही। फिर उसके बाद का सवाल देखिए, तो तसनीफ के तसानीफ के नाम दे दिए गए, फिर मुसन्निफ का नाम पूछा जा रहा है। यादगार गालिब और गुब्बारे खातिर किसकी तसानीफ है, ये मुसन्निफ कौन है ना। तो यहाँ पर सवाल दे दिए, ये तसानीफ दे दी गई, मुसन्निफ का नाम पूछा, उसके बाद में फिर तसनीफ का नाम दिया गया है, मुसन्निफ का नाम पूछा जा रहा है। उसके बाद के सवाल में मुसन्निफ का नाम दिया गया है, उसकी तीन तसानीफ के नाम दिए गए, चौथा ऑप्शन डाल दिया गया इजाफी तौर पर, कहा गया है कि कौन सी तसनीफ उनकी नहीं है। ये सबसे, ये चारों सवाल में सबसे ज्यादा टफ आखिरी का सवाल है, क्योंकि उनके तमाम तसानीफ के नाम याद रहना जरूरी है। हालांकि अगर तैयारी रही तो ये भी कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो अदब पर सवाल आते हैं उसमें मुसन्निफ, उनकी तसानिफ, इस तरह से ज्यादातर सवाल होते हैं। अगला देखिए, ये जुमले की अकसाम पर है। यहाँ जो दो सवाल दिए गए हैं जुमले की अकसाम के बारे में, यानी एक मौजू हमारा जो होगा स्टडी का वो जुमले की अकसाम होगा। यहाँ देखिए, ये वही है जुमले की अकसाम, लेकिन जुमले की जो साख्त के एतबार से और मानी के एतबार से जो अलग अलग किस्में होती है, उस हिसाब से ये मुफरद, मुरक्कब और मखलूत जुमले के बारे में, यहाँ पर उस अकसाम के बारे में यहाँ सवाल आता है। उससे पहले जो है मानवी एतबार से जो अकसाम की जाती है, उस एतबार से ये जो है अकसाम आई है। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर एक लफ्ज के लिए जो ज्यादा अल्फाज है, ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो वो किया गया, कहीं पर जमा वाला सही का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ इस तरह के सवाल है। इसके बाद देखिए, अल्फाज के मजमूए के लिए एक लफ्ज, ज्यादा अल्फाज के लिए एक लफ्ज में उसको समेट देना, यानी इंशाइया लिखने वाला तो क्या होगा, तो इंशा पर्दाज होगा। फिर अखबार में लिखने वाला क्या होगा, तो फिर क्या होगा, तो कॉलम निगार होगा। तो इस तरह से, तो ये भी एक हमारा मौजू है कि अल्फाज के मजमूए के लिए एक लफ्ज क्या होता है वो हमको तलाश करना रहता है, बताना होता है। ठीक है, पेपर में भी आता है। वाहिद जमा आता है, ये भी याद रखना है अपने कि वाहिद जमा, मैं वाहिद जमा भी आपका कवर करूंगा। बाज लोगों की इस मामले में एक गलतफहमी है कि वो वाहिद की जमा याद करते बैठते हैं, है ना। वो उनके मतलब ये कोई याद करने का मौजू नहीं है, बल्कि इसके कुछ उसूल है। जिनको उसूल मालूम है वो खुद ही वाहिद की जमा बना सकते हैं, या जमा का वाहिद मालूम कर सकते हैं। तो मैं आपको वो उसूल बताऊंगा इसमें, जिसकी बिना पर आप वाहिद का जमा और जमा का वाहिद मालूम कर सके। ठीक है, तरीके तदरीस के बारे में बाज मर्तबा ही सवाल आए हैं, ज्यादा नहीं आए हैं। एक आध मर्तबा ही इक्का दुक्का सवाल आए हैं, ज्यादा नहीं। तदरीसी नजरियात पर भी कभी कभार ही सवाल आए हैं। ये हुरूफ इल्लत, हुरूफ सही पर भी सवाल है, इसको भी हम अपने इसमें कवर करेंगे। और साहब के लाहा का एक मौजू है, उस पर सवाल आए हैं। इधर देखिए, ये भी अल्फाज की अकसाम वगैरह ये उसकी किस्मों पर है। एक मिनट। हाँ, अस्सलाम वालेकुम।
एक मिनट सिर्फ है, वो यूट्यूब की लिंक शुरू करना है मुझे। सिगरेट साहब का कॉल आया था, मुझे भी वो यूट्यूब में जाकर लिंक करना है। अब ये कहाँ से शुरू हुई? शरीफ सर, वो समझ में नहीं आ रही कहाँ से होगी यूट्यूब की लिंक। यूट्यूब की लिंक समझ में नहीं आ रही शरीफ सर। ठीक है, जाने दीजिए, ये अभी हमारे मौजू पर हम आते हैं। यहाँ पर जो अच्छा, होस्ट कैसे बनाओ आप होस्ट? मैंने आपको होस्ट बना दिया। ठीक। जी। अभी हम लोग जो है ये देख रहे हैं कि मतलब कौन कौन से मौजूआत इसमें आते हैं। ठीक है। यहाँ पर माहिर एक मौजू है। ये भी, इस पर भी देखिए मुख्तलिफ तरह के जो सवालात आते हैं वो यहाँ दिए गए हैं। और हुरूफ कमरी, हुरूफ शमसी एक मौजू है। अल्फाज की अकसाम है, अल्फाज की अकसाम पर ज्यादा सवालात आते हैं। चूंकि अल्फाज की 8 अकसाम है और 8 अकसाम पर जो है काफी कुछ सवालात इसमें आते हैं। ठीक है, ये भी अल्फाज की अकसाम पर सवाल है। ठीक है, और फिर कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ मौजू पर मुश्तमिल होते हैं। उनको भी इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मैंने सब जगह मौजू नहीं दिया हूँ, अलबत्ता ये चीज समझने के। ठीक है। अभी हम आते हैं हमारे मौजूआत पर, जो मौजू हमने सिलेक्ट किया है उन पर आते हैं। जितने मौजूआत पर सवालात आते हैं उनमें से एक एक मौजू को हम शुरू करते हैं। अगर किसी को दरमियान में कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आखिर में भी वैसे टाइम रहेगा इसके लिए, अपने सवालात के सेशन के लिए आखिर में भी आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, हुरूफ कमरी, हुरूफ शमसी। इस पर एक सवाल मैंने हर पेपर में, तकरीबन पेपरों में देखा हूँ, तो ये इसको कवर कर लेते हैं। ये बहुत आसान मौजू है अगर इसको याद रखा जाए तो। और इस पर से आसानी के साथ जो है आप मार्क्स भी कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी क्या होता है। तो हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी की जो है कुल 14 14 होते हैं ये दोनों। कभी कभार इसकी तादाद भी पूछता है कि कितने हुरूफ शमसी, हाँ सही कहा आपने, कितने हुरूफ शमसी होते हैं और कितने हुरूफ कमरी होती है। गालिबा एक मरतबा सवाल में है। लेकिन बाज मरतबा इसको याद रखना मुश्किल होता है कि कौन से हुरूफ कमरी है और कौन से हुरूफ शमसी है। तो जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि हरूफ कमरी क्या है। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर लगे हरूफ कमरी। अब कितने लोग जो है ये याद रख पाएंगे कि ये इतने हरूफ कमरी है, और फिर उसके बाद जो है ये हरूफ शमसी दिए गए हैं तो हरूफ शमसी याद रखेंगे। तो मैं आपको जो है एक आसान बात बताता हूँ। एक जुमला मैं बताऊंगा आपको, वो याद रखने के बाद आप जो है आसानी के साथ हरूफ शमसी और हरूफ कमरी दोनों आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, ये जो है, हक का खौफ अजब गम है। वेरी गुड। ये जो जुमला है ये बहुत अहम है ना। हक का खौफ अजब गम। हक का खौफ अजब
गम है। ठीक है, ये जो जुमला है इसमें तमाम हुरूफ जो दिए गए हैं हुरूफ कमरी है। आपने इतना जुमला याद रखना है। जब आपने ये याद रखा कि हक का खौफ अजब गम है, तो आपको आप आसानी के साथ शनाख्त कर सकेंगे। आपको सवाल किस तरह के आते हैं इस पर पहले मैं जरा एक सवाल आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल शमसी हुरूफ की शनाख्त करता है। तो अब आपको शमसी हुरूफ याद होने चाहिए। अब शमसी हुरूफ याद रहे तो आप कर पाएंगे कि कौन सा ग्रुप है। नीचे का सवाल देखिए, फसीउल बयान, बहरुल फसाहत, तर्जुमानुल कुरान, इस तरह के अल्फाज देगा और हस्बे बाला मिसालों के पढ़ने से कौन सी बात वाज़ होती है। क्या ये शमसी हुर्फ है, कमरी हुर्फ है, हर्फ जार है, हर्फ अत्फ है, क्या है। तो आखिरी के दोनों ऑप्शन तो नहीं। तो ये कौन से इसमें आएगा, शमसी में आएगा या कमरी में आएगा। तो जो हरूफ मैंने आपको बताया, हक का खौफ अजब गम है, ये ये जो सेंटेंस है, तो इसमें जो हरूफ आ रहे हैं ये हरूफ तमाम कमरी है। यानी जब कमरी हरूफ किसे कहते हैं कि जब वो आए तो अलिफ और लाम जो है उसमें से अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे फसीहुल बयान, इसमें अलिफ पढ़ा नहीं जा रहा है, तो ये कमरी हरूफ है, लाम है ना। बहरुल फसाहत, बहरुल फसाहत, तर्जुमानुल कुरान, तो यहाँ पर जो फे है, काफ है, ये जो क्या दिए गए हैं, ये हरूफ कमरी हरूफ है। हाँ, यहाँ पर देखिए, और ऊपर का जो सवाल है, अब जो हक्का खौफ अजब गम है उसमें उन अल्फाज को, उन हरूफ को इसमें मैच करने की कोशिश कीजिए। पहले ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें देखो, हक का खौफ अजब गम है, तो इसमें बे आ जा रहा है, अलिफ आ जा रहा है, जीम आ जा रहा है, ह आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कमरी है। शमसी पूछ रहा है हमसे, क्या पूछा जा रहा है, शमसी पूछा जा रहा है। फिर गैन आ गया, गम, है ना, खौफ का फे आ गया, है ना। तो ये इसका मतलब ये कमरी में नहीं है। फिर मीम वाव है, ये गम में मीम आ गया, है ना, खौफ में वाव आ गया, तो इसका मतलब ये भी कमरी है। तो फिर क्या बचा, चौथा ऑप्शन बचा आखिरी, वही शमसी हो सकता है या शमसी है। ठीक है, तो जब आपने उतने हुरूफ याद रखे, हक का खौफ अजब गम है, तो आप आसानी के साथ हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी दोनों को आइडेंटिफाई कर लेंगे। उतना जुमला याद रखिए और उस जुमले में जितने हुरूफ आए हैं वो याद रखिए कि वो जो है हुरूफ कमरी है। ठीक है, हुरूफ कमरी है, और हुरूफ कमरी में अलिफ लाम आता है लेकिन अलिफ पढ़ा नहीं जाता। और हुरूफ शमसी में अलिफ और लाम दोनों भी नहीं पढ़ा जाता। मैं कुछ मिसालें उसकी देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, ये सारे जो है हुरूफ कमरी है। अशरफुल औलिया, कंजुल ईमान, अब्दुल जलील, यौमुल जुमा, तो अलिफ की आवाज नहीं आ रही। आप तमाम अल्फाज को पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसमें अलिफ की आवाज नहीं आ रही, ये हुरूफ कमरी है। ठीक है, और वो हक्का खौफ अजब गम है, उनमें ये तमाम हुरूफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये वाले जो हुरूफ में निशान देख रहा हूँ। और जो शमसी हुरूफ होते हैं उसमें अलिफ और लाम दोनों भी नहीं पढ़ा जाता। और ये लफ्ज को आमतौर पर हम गलत पढ़ते हैं। देखिए, ये बित तरतीब है। क्या है ये, बित तरतीब, दारुत तर्जुमा, उसके बाजू में जहीरुद्दीन, तो ये अलिफ लाम इसमें नहीं पढ़ा जाता, ये हुरूफ शम्सी। मेरा ख्याल है बहुत, चूंकि सभी टीचर्स हैं तो ज्यादा तफसील में जाकर समझाने की जरूरत नहीं। क्या ये मौजूद समझ में आ गया है। अगर यस आए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, वरना मैं और कुछ तफसील में इसकी कुछ बातें बताने की कोशिश। ओके, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ, अभी हम लेते हैं सनाए बदाए। ठीक है, जो सनतें होती है, ये हम सनाए बदाए जो है इस टॉपिक को लेते हैं। ठीक है, सनाए बदाए क्या होता है इस बात को समझ लीजिए। तो जो बदाए है वो बदी से निकला है। जो लफ्ज बदी है इससे निकला है। वो बुरी के लिए जो बदी इस्तेमाल होता है, नेकी बदी, वो वाला बदी नहीं है यहाँ, इसमें अयन भी शामिल है। तो ये बदी जो है एक ऐसा इल्म है जिसमें कलाम की लफ्जी और मानवी खूबियां बयान की जाती है। यानी क्या होता है, कुछ अछूते अंदाज से और खूबसूरत अंदाज से जो है जुमलों को बयान किया जाता है, इसे इल्म बदी कहा जाता है। और सनद क्या होता है, तो सनद जो है लफ्जों की हेर फेर या उलट उलट पलट को या उसके नौक पलक संवारने को कहते हैं।
اب جب ہم اس پر آئیں گے کہ کس طرح سے جو ہے جملے کو خوبصورت بنانے کے لیے، باتوں میں حسن پیدا کرنے کے لیے، یا کلام میں آرائش و زیبائش کے لیے جو ہے کس طرح سے لفظوں کو ڈھالا جاتا ہے اور وہ سند کہلاتا ہے، وہ میں ایک ایک بات پھر ہم سند کی شکل میں دیکھیں گے۔ البتہ صرف بدائے اور ثنائے یہ جو سمجھانے کے لیے بدی اور سند کا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، مزید اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھیے۔ اب اس کے بعد ہم ایک ایک سند کو لیتے ہیں، ایک ایک صنعت کو لے کے صنعت تشبیہ، جتنی صنعتیں آتی ہیں عام طور پر میں نے وہ سب کو یہاں پر کور کرنے کی کوشش کیا۔ تو صنعت تشبیہ کیا ہے، تو ہم آسانی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ جب ایک جو ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے، یہ صنعت تشبیہ جو ہے نا، عربی زبان کے لفظ شبہ سے بنا ہے نا، یعنی جس میں ایک چیز میں کسی دوسری چیز کی جیسی شباہت ظاہر ہو، یعنی اس جیسی تمثیل اس میں ملے یا اس جیسی کوئی خوبی ملے تو اسے شبہ کہتے ہیں۔ تشبیہ اسی سے بنا ہے، یعنی صنعت تشبیہ کیا ہوگا، جب شاعر کسی شعر میں کسی شے کو جو ہے ایک کسی دوسری چیز کے جیسا دیکھتا ہے، یعنی اس میں کسی دوسری چیز کی خوبی کو دیکھتا ہے، تو وہ صنعت تشبیہ کہلاتی ہے۔ یہاں پر جو میر تقی میر کا جو بہت مشہور شعر ہے وہ یہاں پر مینشن کیا گیا ہے، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ہے گلاب کی سی ہے۔ اس کے آگے بھی دو دو مصرے ہیں، اور میر ان نم آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی، ایسا کچھ تو بھی ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس میں صنعت تشبیہ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح سے عام جملوں میں بھی صنعت تشبیہ استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ شیر کی مانند ہے، وہ شیر کی طرح ہے نا، شیر کی طرح بہادر ہے۔ تو یہاں پر کسی کی بہادری کو شیر کی مانند قرار دینا، چونکہ شیر بہادر جانور ہے، تو اس طرح سے جو ہے ایک چیز کو جب دوسری چیز کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے تو اسے صنعت تشبیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں پر نہیں سمجھ میں آیا آپ مجھے وہاں پر بیچ میں کمنٹ کیجئے کہ سر اس کو تفصیل سے سمجھائیے، تو میں آگے سمجھاؤں گا۔ یہ اس لیے اسپیڈ سے سمجھا رہا ہوں تاکہ ہم 2 دن میں زیادہ سے زیادہ موضوعات کو کور کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس اردو کے لیے 2 ہی دن ہیں اور اس کے لیے بھی 1.5 گھنٹہ ہے۔ صنعت استعارہ، اب صنعت استعارہ کا تعلق جو ہے، استعارہ کا تعلق صنعت تشبیہ سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صنعت تشبیہ میں 5 اجزاء ہوتے ہیں اس کے، مشبہ، مشبہ بے، غرض تشبیہ وغیرہ، اس طرح کے وجہ تشبیہ، اس طرح سے اس کے 5 جو ہے اس کے حصے ہوتے ہیں۔ یہاں پر جب مشبہ کو، یعنی جس چیز کو سے جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اس کو جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ سمجھ لیا جائے۔ جیسے میں نے ایک جملہ کہا کہ وہ شیر کی مانند، یعنی اب وہ کی جگہ میں کوئی نام رکھ دیتا ہوں، اکبر اکبر، ٹھیک ہے، اکبر شیر کی مانند یا شیر کی طرح بہادر، تو یہاں پر شیر جو ہے وہ مشبہ بے ہے، یعنی شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کو، اور اکبر جو ہے مشبہ ہے۔ تو یہاں پر یہ کہنے کے بجائے کہ اکبر شیر کی طرح بہادر ہے، یہ کہا جائے گا کہ اکبر شیر ہے، یعنی سمجھ لیا گیا ڈائریکٹ کہ وہ شیر ہے، بہادر ہے وہ، ہے نا۔ تو کی طرح کہنے کی بجائے ڈائریکٹ کہہ دینا کہ وہ ہے، تو یہ صنعت اشتہار ہے۔ دونوں میں ایک چھوٹا سا فرق ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صنعت تشبیہ میں کی طرح کہا جاتا ہے، کی مانند کہا جاتا ہے، کسی اور چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن صنعت اشتہارہ میں کوئی دوسری چیز ڈائریکٹلی قرار دے دیا جاتا ہے۔ ابھی یہاں پر دیکھیں کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یہاں پر جو شیر کہا گیا ہے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوا ہے، جس نے یہ نظم پڑھی ہوگی تو وہ جانتا ہے۔ تو یہاں پر ان کے لیے ڈائریکٹلی ان کو شیر قرار دیا گیا ہے، یعنی یہاں پر ان کے لیے صنعت استعارہ استعمال ہوئی، شیر کی طرح کہنے کی بجائے شیر قرار دے دیا گیا۔ تو اس طرح سے ان دونوں کے بیچ میں ایک معمولی سا ایک چھوٹا سا لیکن اہم فرق ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے صنعت تضاد۔ صنعت تضاد جو ہے آپ میں سے ہر کسی کو معلوم ہوگا، زیدین کے طور پر جب شاعر کسی شعر میں الفاظ استعمال کرتا ہے تو اسے صنعت تضاد کہتا ہے۔ یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یہی تمام ہوتی ہے، صبح کا شام، ہے نا۔ وہ کیا ہے ایک شعر، موت کا ایک دن معین ہے، ہاں سامنے بھی لکھا ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، تو دن اور رات ہے نا یہاں پر آئے ہیں۔ تو اس طرح سے جب متضاد الفاظ، اپوزٹ ورڈز جب استعمال کیے جاتے ہیں کسی شعر میں تو وہ جو ہے صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے صنعت تلمیح۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہے صنعت تلمیح؟ یس اور نو؟
कमेंट कीजिए, आपके कमेंट मुझे दिख नहीं रहे। अ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, उसको याद रखिए आप। सनत तलमी जो है, सनत तलमी, सनत तलमी, तो ये जो सनत तलमी है, यहाँ पर है का इस्तेमाल किया गया। एक दूसरा होता है सनत तलमी, सनत तलमी, आखिर में जा, देखिए ऊपर जो ये जो आया है इसमें है आखिर में, और ये जो मैंने अभी लिखा उसमें ऐन है आखिर में। ये दोनों सनतें अलग अलग है, सनत तलमी और सनत तलमी, ये दोनों अलग हैं। अब ये हम ज्यादातर लोग तो सनत तलमी जानते हैं, यानी जो ऊपर लिखी है सनत। जब शायर अपने किसी शेर में किसी तारीखी वाकये का जिक्र कर रहा है या पुरानी आयत वगैरह का जिक्र कर रहा है या उस तरफ इशारा कर रहा है तो वो सनत तलमी है। लेकिन सनत तलमी किसे कहेगी, ये नीचे जो लिखा है ये सनत तलमी, ये किसे कहा जाएगा? तो ये सनत तलमी क्या है? तो जब शायर अपने किसी शेर में मुख्तलिफ जुबानों के अल्फाज यानी मिक्स्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है तो वो सनत तलमी कहलाता है। याद रखिए ये बात, यानी मिक्स्ड मिक्स्ड लैंग्वेज इस्तेमाल होगी तो वो तलमी हो जाएगा। और अगर तारीखी वाक़ये की तरफ या कुरान की किसी आयत की तरफ इशारा किया जाएगा वो तलमी हो जाएगी, सनत तलमी। क्लियर हुआ ये? ओके, ठीक है। यहाँ पर अभी नेक्स्ट देखिए, सनत मुबालगा, वो उसके है और एन को याद रखिए, है और एन को याद रखिए, वो याद रखना जरूरी है, ठीक है। सनत मुबालगा, सनत मुबालगा जब भी आपके सामने आए मोदी जी की याद कर लिया करें, बड़ी बड़ी फेंकना, है ना? तो सनत मुबालगा, आप उसको बिल्कुल तशबीह समझ लीजिए, आसानी के साथ याद रहेगा। तो बड़ी बड़ी फेंकने के लिए सनत मुबालगा इस्तेमाल होता है, यानी नाकाबिले यकीन हद तक बयान करना, बायोलॉजिकल हो जाना, है ना? बायोलॉजिकल नहीं रहना, सॉरी, बायोलॉजिकल ना रहना। तो जो है ये जो है सनत मुबालगा की इसमें कि कोई इंसान ये कहे कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, है ना? हर स्टेट से एक में जा जाके कहे कि भाई मैं तो तुम्हारे यहाँ गई हूँ और मैं तुम्हारे यहाँ अब आया था जब आया था फलाना, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो आपको समझने के लिए इतना काफी कि सनत मुबालगा यानी बड़ी बड़ी बातें करना, ऐसी बातें जो यकीन से बाहर, है ना? तो ये सब सनत मुबालगा कहलाते हैं। यहाँ पर भी एक शेर दिया हुआ है, ये सनत मुबालगा को समझाने के लिए आसानी के साथ इससे समझ में आ जाता है। यारो शबे फिराक में रोया मैं इस कदर, था चौथे आसमां पर पानी कमर कमर। तो अब आप खुद ही सोचिए कि इतना कैसे रोया कि पानी जो है चौथे आसमान तक पहुंच गया और वो भी कमर कमर हो गया। तो ये जो है ये बड़ा चढ़ाकर बयान, ये असल में लफ्जों को खूबसूरती बताने के लिए है सनत मुबालगा, जुमलों में हुस्न लाने के लिए, उसमें अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, उसको अछूते और नादिर अंदाज में बयान करने के लिए ये सनतें बयान की जाती है। सनत मरातुन नजीर, ये सनत मरातुल नजीर जो है, ये क्या है और इसका इस्तेमाल, इसकी कोई मिसाल जो हमारे सामने यहाँ दो मिसालें दी गई। तो जब कलाम में एक लफ्ज की निस्बत से ऐसे दूसरे अल्फाज भी आए, यानी एक लफ्ज आया और उसी से मुतालिक या उसी से ताल्लुक रखने वाले दूसरे अल्फाज आ जाए तो वो क्या कहलाता है? सनत मरातुल नजीर। यहाँ दो मिसालें दी गई, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते बीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है सा। तो यहाँ पर कश्त, फिर मिट्टी, फिर जरखेज, फिर वीरा, नम होना, ये सब एक ही इससे ताल्लुक रखने वाली चीज। इसी तरह से यहाँ पर देखो, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बात तो सारा जाने। तो ये यहाँ पर देखिए, ये एक ही चीज से ताल्लुक रखने वाली, पत्ता, बूटा, गुल, बाग, है ना? ये सब एक ही से ताल्लुक रखने वाले अल्फाज। तो जब इस तरह से आता है, ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो आपने समझ लेना है कि ये सनत मरातुन नजीर, ठीक है। नेक्स्ट इस पे देखिए, सनत तजनीस ताम। ये सनत तजनीस ताम क्या है? जब शायर किसी
शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो पढ़ने लिखने और बोलने में एक जैसे हो, लेकिन उनके मानी अलग अलग हो, तो वो जो है सनत तजनीस से ताम कहलाता है। यहाँ पर एक मिसाल दी गई है उसकी, और काफी मारूफ शेर है ये। जान दी हुई उसी की, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। तो अ, यहाँ पर जान दी, और ये यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर हक और हक जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ पर दोनों में फर्क है। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। एक हक राइट, सही वाला हक है, और एक हक जिम्मेदारी वाला है कि हम पर एक हक था जो अदा ना हो सका, है ना। तो ये दोनों माने में इस्तेमाल हुआ है, दोनों जगह हक लफ्ज सेम है पढ़ने लिखने बोलने में, लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सनत तजनी से नाकिस जायद। नाकिस भी कहते हैं कभी कभी, तजनी से नाकिस जायद भी। यहाँ पर ये बहुत आसान है याद रखने के लिए। नाकिस जायद जब लफ्ज आ जाए तो उससे याद रखना है कि कुछ तो भी कमी है इसमें, या कम ज्यादा करने की बात की गई। ठीक है, तो जब शायर अपने किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जिनके एक हर्फ की कमी या बेशी से जो है दूसरा लफ्ज बन जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? सनत तजनीस नाकिस। जैसे यहाँ पर देखिए, और ले आएंगे बाजार से घर टूट गया, जाम जम से मेरा जाम सफाल अच्छा है। यहाँ पर देखिए जाम और जम को देखिए, तो जाम में का अलिफ हटा दिए तो जम बन गया, या जम में अलिफ का इजाफा कर दिए तो जाम बन गया। तो दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिसमें सिर्फ एक ही हर्फ की कमी है या बेशी है, या कम है या ज्यादा है। तो ऐसे दो अल्फाज जब आए तो वो वहां पर कौन सी सनत इस्तेमाल होगी? वो है सनत तजनीस नाकिस आई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर मैंने कुछ सवालात मेंशन किया हो जो सनत पर आए हैं। अम, ये ऐसा करते हैं कि मैं उसको पढ़ता हूँ और आप जो है इसके कमेंट करके इसका वो बताइए कि कौन सी सनत इस्तेमाल हुई। पहला शेर देखिए, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ घबराए क्या। तो यहाँ पर कौन सी सनत इस्तेमाल हुई? कमेंट करके बताइए आप। यहाँ ये अपने को दिख नहीं रहा है यार। जी, हाँ देखिए, यहाँ पर रात दिन का लफ्ज इस्तेमाल हो गया। आसानी के साथ आप पहचान सकते हैं कि कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हो, कौन सी सनत इस्तेमाल हुई होगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम से मुतालिक इस बात को भी याद रखिए कि सबसे अहम चीज होता है, या किसी भी एग्जाम को देने से मुतालिक याद रखिए कि ये बहुत अहम होता है कि सवाल का समझना, यानी सवाल को समझना सबसे पहली स्टेप और अहम स्टेप। तो इसका जवाब हो गया, बाहुनर की कद्र क्या है बेहुनर के सामने। क्या लिखा है ये? बारहा आया है ये मंजर नजर के सामने। क्या है ये इस शेर में? यहाँ पर भी, यहाँ पर भी देखिए दो मुतजाद अल्फाज है, बाहुनर बेहुनर, है ना। तो इसका मतलब ये है कि सनत तजाद इस्तेमाल हो रहा है। फिर नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया। तो यहाँ पर बहुत आसान है, सनत तलमी इस्तेमाल हुआ है ना। इस तरह से ये वही है, ठीक है जी। हाँ, यहाँ पर एक सवाल मुख्तलिफ नौइयत का आया है, जो शेर की बजाय दूसरे अंदाज से दिया। वो ये कि जब कलाम में एक चीज को किसी सबब से दूसरे बराह रास्त दूसरी चीज कहा जाए तो उसे क्या कहते हैं? कलाम में जब किसी एक चीज को किसी सबब से बराह रास्त दूसरी चीज कहा जाए, बराह रास्त डायरेक्टली कह देना, तो वो आपको मालूम है कि इश्तिहारा भी हमने पढ़ा। ठीक है, अभी हम अगले मौजू पर आते हैं। ठीक है, अगला मौजू हमारा है आज का, वो अलामत औकाफ। ठीक है, अलामत औकाफ को हम जस्ट 5 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अलामत औकाफ में यहाँ पर ये औकाफ वक्फ की जमा, याद रखिए औकाफ। जो कुछ अलामत इस्तेमाल होती है उसमें एक खत्मा है, यानी जुमले के आखिर में जो लगता है, फुल स्टॉप जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में,
تو وہ ختمہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں. جب کوئی جملہ مکمل ہو جائے تو اس کے آخر میں لگاتے ہیں ختمہ. ٹھیک ہے, جیسے سفیان پڑھائی کر رہا ہے تو یہاں پر مینشن کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ نیکسٹ دیکھیے سکتا. سکتا جو ہے یہ چھوٹا سا اور مختصر سا وقفے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کوما, الٹا کوما جو ہوتا ہے نا, یہ اس طرح سے, تو یہ جو ہے سکتے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے جملوں کے درمیان یا پھر جب ہم کوئی چار پانچ چیزیں یا تین چار چیزوں کے نام گناتے ہیں, جیسے وہ پیر منگل بدھ جمعرات اور جمعہ کو اسکول میں حاضر رہتا ہے, تو پیر منگل اور بدھ کے بیچ میں جو ہے وہ جو قومیں لگیں گے نا, یہ جو سکتا لگے گا جس کو ہم سکتا کہتے ہیں, تو وہ وہاں جو چھوٹا چھوٹا وقفہ لے رہے ہیں پیر منگل بدھ اور جمعرات, تو پیر منگل بدھ یہاں جو رک رہے ہیں ہم, تو وہاں سکتا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے جملوں کے درمیان بھی سکتا استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ دیکھیے سوالیہ نشان. تو یہ بہت ایزی چیز ہے, جہاں بھی سوال مکمل ہوگا یا سوال آئے گا تو وہاں جو سوالیہ نشان لگنا چاہیے. تم کیا کر رہے ہو, تو ابھی تو ہم سب اسٹڈی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, رابطہ. رابطہ کیا ہوتا ہے, تو رابطہ جو ہے یہ جو دو نقطے اس طرح سے دکھائے دیتے ہیں, تو یہ کسی کی کہی ہوئی بات کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دو نقطے, یہ یہاں پر دیکھیے ایک مثال دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون. تو یہاں پر فرمایا کے بعد جو دو نقطے لگے ہیں یہ رابطہ کہلاتے ہیں. کب لگتے ہیں اور کیا وہ نشانی کیا ہے, اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تفصیلیہ. تو یہ تفصیلیہ کیا ہے, تو یہ جب کوئی لمبا اقتباس بیان کرنا ہو یا کوئی بڑی فہرست بیان کرنا ہو تو اس وقت میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہا جائے گا کہ اسلام پانچ بنیادی چیزوں پر مشتمل ہے, یا اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں, تو پھر ان کو گناتے ہوئے جو ہے گنانے سے پہلے وہاں یہ تفصیلیہ لگے جیسے یہاں پر لگا ہے. ٹھیک ہے, یا کوئی بڑی لسٹ بتانا ہو کسی چیز کی تو اس کو بتانے سے پہلے وہ جو ہے یہ تفصیلیہ لگے. تو یہ یاد رکھنا ہے. کوسین. کوسین کا استعمال جو ہے جملے کے درمیان میں جو یہ غیر متعلق لفظ لیکن وہ لکھے جاتے ہیں, ہے نا, تو ان کو بتانے کے لیے کوس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہاں مثال بہت اچھی مثال یہاں دی گئی. مخالف ٹیم کا لمبا تڑنگا بالر. پھر دیکھیے کوس میں دیا گیا ہے خدا جھوٹ نہ بلوائے پورے ایک فرلانگ سے دوڑتا ہوا ہے. تو یہاں پر یہ خدا جھوٹ نہ بلوائے اگر نہ بھی رہتا تو جملہ ہو جاتا تھا, لیکن اس کو جو ہے وہاں پر ڈالا گیا کوس میں, اس کو بند کر دیا گیا. تو کوسین کا استعمال ایسے بھی کیا جاتا ہے. اس کو کوس کہتے ہیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوس. ٹھیک ہے, اور ہم سب اس کو اچھے سے جانتے ہیں. واوین. جب کسی کی تصنیف کا یا کسی کی قول کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کو کوس میں بند کر دیتے ہیں. سوری, کوس بول رہا میں, واوین لگاتے ہیں اس کو ڈبل کاماز میں, اس کو جو ہے لکھتے ہیں تو اسے واوین کہتے ہیں, ہے نا. تو یہاں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں تو اس کو بھی ہم دونوں یہاں پر دیکھیے یہ واوین کے درمیان میں لکھے گئے, ہے نا, اہم الفاظ ہیں تو اس کو ہم واوین سے لکھتے ہیں. ندائیہ یا فجائیہ, اس کے دو تلفظ ہوتے ہیں, فجائیہ یا فجائیہ. فی یا فو, فجائیہ یا فجائیہ. ٹھیک ہے, تو کسی خاص کیفیت جذبہ کا اظہار کرنے کے لیے جو ہے یہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہاں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کی علامت جو ہوتی ہے وہ یاد رکھیے, ایکسکلیمیشن مارک جس سے ہم کہتے ہیں. یہ نقطے, تو جب کوئی عبارت بہت طویل ہو تو اس کو محذوف کرنا ہو یعنی حذف کرنا ہو تو کچھ اس کے جملے لکھتے ہیں اور پھر ڈاٹ ڈاٹ دے دیتے ہیں, پورے نقطے نقطے دے دیتے ہیں, اس کا مطلب عبارت جاری. تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابھی اس میں اور ایک چیز آپ نے دیکھے ہوں گے کہیں نہ کہیں کہ کیا کرتے ہیں, ایسے نقطے نقطے دیتے ہیں, نقطے نقطے, اور اس کے بعد میں الف لام خ الخ لکھا جاتا ہے. الخ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات ابھی جاری ہے نا, آگے بھی, یعنی یہ بات وہیں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ تفصیل کی غرض سے اس کو تفصیل نہ ہو, زیادہ وسیع مواد نہ ہو جائے, اس لیے اس کو وہاں پر روک دیا گیا, لیکن بات آگے بھی بیان کی. ٹھیک, یہاں پر علامت. شعر کی علامت جب کوئی شعر استعمال کرنا ہو تو اس سے پہلے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ علامت شعر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میں کبھی مصرع استعمال کرنا ہے تو وہاں پر عین لکھا جاتا ہے. ابھی یہاں پر ایک بات آئی تو میں بتا دیتا ہوں. شعر جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, جاننا, یہ یاد رکھیے, جاننا. اور جو لفظ یہاں پر آیا مصرع, تو مصرع جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے, آپ نے مطلب جو دروازہ ہوتا ہے
दरवाजे के एक पट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दरवाजे का एक पट जो होता है, तो एक पट के लिए मिसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी की बिना पर यहाँ पर अलामत के ये सॉरी शेर के एक लाइन को मिसरा कहा जाता है। याद रखिए इसको। ठीक है। ये ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक। इसके आगे देखेंगे अब हम। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये टॉपिक समझ में आया आप लोगों को? जहां मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत आसान है या इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तो मैं स्पीड से ले रहा हूँ। अभी नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं हम। जमाने की किस्में। ठीक है। जमाने की किस्में ये लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, ये बड़ा टॉपिक है और इस पर ज्यादा सवाल रहता है। कभी कभी दो भी आते हैं, तीन भी आते हैं, कभी एक भी आता है, लेकिन इस पर हर पेपर में सवाल आया। ठीक है। तो जमाना और जमाने की किस्में। अब ये इसको जो है थोड़ा हमको तफसील से समझने की जरूरत है। जहां जरूरत पड़ेगी मैं सरसरी गुजरूंगा, या जहां जरूरत पड़ेगी मैं उसको तफसील से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ देखिए, जमाना किसको कहते हैं? तो अ, जिस भी दौर में हम काम कर रहे हैं, यानी काम जब वकूफ पजीर होता है, तो वो किसी न किसी जमाने में, वो जब उसके काम के वकूफ पजीर होने के वक्त को ही दरअसल में जमाना कहते हैं। अब वो माजी भी हो सकता है, गुजरा हुआ वक्त, मौजूदा भी हो सकता है और आने वाला भी हो सकता है। तो इसलिए इस बिना पर उसको जमाने, और अरबी जुबान में इसके लिए जो है असर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जमाना। ठीक है। यहाँ पर देखिए कि जमाने की जो तीन किस्में हैं, हम में से हर कोई जानता है जमाने की तीन किस्में हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब एक एक किस्म को हम समझने की कोशिश करते हैं। माजी किसे कहते हैं? तो जो जमाना गुजर गया, यानी फेल जो बता रहा है कि वो गुजरे हुए जमाने से ताल्लुक रखता है, तो इसे जमाने माजी को। ठीक है। जैसे टीपू सुल्तान सच्चे मुहिब वतन थे, तो ये अम, जो फेल है ये गुजरे हुए जमाने की तरफ इशारा कर रहा है। तो इस तरह से ये जमाने माजी हो गए। हाल को हम जानते हैं कि जो फेल का ताल्लुक मौजूदा जमाने से है, तो वो हाल हो गए, और अगर उसका फेल का ताल्लुक आने वाले जमाने से है, आइंदा जमाने से है, तो वो मुस्तकबिल होगी। इसमें तफसील बनी जाती है। अब यहाँ से अहम चीजें हैं जिस पर सवालात हमारे पेपर में आते हैं, पेपर फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। तो देखिए कि माजी है, जमाने माजी, तो जमाने माजी के तकरीबन 8 अकसाम है। इससे ज्यादा भी आती है, लेकिन जो जरूरी और ज्यादा तर आई है, मैंने वही अकसाम को यहाँ पर मेंशन किया। ठीक है। तो जमाने माजी की कौन कौन सी किस्में हैं? माजी मतलब, अब ये माजी मतलब माजी इस्तमरारी, माजी नातमा, माजी करीब, माजी बईद, माजी शक्किया, माजी एहतिमाली, माजी तमन्नाई, माजी शर्तिया, ये सब जो है मैं एक एक करके भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। मिसाल के साथ हम इसको समझेंगे। जहां मुझसे कोई गलती हो जाए तब भी आप जो है बोल सकते हैं कि हाँ सर ये गलत हो गया। ठीक। अम, यहाँ पर देखिए माजी मतलब, अभी ये देखो, ये माजी मतलब जो है ये और भी इसमें आएगा, हाल मतलब भी आएगा। तो इसलिए ये जो लफ्ज आया है मतलब, इसको समझ लेते हैं। इसको अगर हम सबने समझ लिए, तो मेरा ख्याल है कि बात ज्यादा आसान हो जाएगी, और बाद में जो है मतलब वो समझने में मजा आएगा। तो माजी तो मालूम है हमको, मतलब याद रखना है। तो फेल से जब ये जाहिर हो रहा है कि काम हुआ है, लेकिन उसके वक्त का तयन नहीं हो पा रहा है, तो समझ लेना है कि वो मतलब है। काम हुआ है, लेकिन उससे वक्त का तयन नहीं समझ में आ रहा, किस वक्त में हुआ है ये हम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नहीं बता सकते, तो इसका मतलब ये है कि वो मतलब। ठीक है। जैसे अहमद ने खाना खाया, खाने का काम हो गया, लेकिन बता सकते हैं क्या कि इसमें जो है कब खाया, है ना? तो ये एक अहम चीज है, इसको याद रखना। अभी मेरे पास में जो है, मैंने एक और भी चीज यहाँ पर निकाला था, वो मैं आपको बताता हूँ। माजी मतलब को आइडेंटिफाई करने की जो है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। इसमें क्या करते हैं, जो आखिर में अलिफ या वाव होता है ना, तो उसको, जैसे पढ़ना, है ना, ये लफ्ज आया है पढ़ना, या लिखना लफ्ज है, ये फेल है ना, फेल, पढ़ना लिखना। तो इसको जब हम जो है माजी मतलब में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? पढ़ना का पढ़ा हो जाएगा, जैसे उसने पढ़ा, ये माजी मतलब हो गया। लिखना का लिखा हो जाएगा,
اس نے لکھا، میں نے لکھا، ہم نے لکھا، یہ پھر واحد جمع وغیرہ کے حساب سے یہ بدلے گا، ہے نا؟ صحیح کا جیسے متکلم کو بدلے گا ویسے بدلے گا، انہوں نے لکھا۔ لیکن یہاں پر جو لکھنا کی جگہ لکھا ہو گیا تو اس سے اس کے مطلب ہونے کی نشاندہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے، ماضی استمراری۔ استمراری کو یاد رکھنے کے لیے یاد رکھیے کہ بار بار جب کسی کام کے ہونے کا تذکرہ ملے، واضح ہو یا سمجھ میں آئے کہ کوئی کام ایک بار نہیں بلکہ بار بار ہو رہا ہے یا کئی بار ہو رہا ہے، تو وہ استمراری۔ ٹھیک ہے، ماضی استمراری یعنی دیکھیں یہاں پر ایک ایگزامپل دی گئی ہے، عفان روزانہ اسکول جاتا تھا۔ یہاں پر بات واضح ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ کی بات نہیں بلکہ کئی مرتبہ کی جانے کا کام ہوا ہے، فعل کئی مرتبہ انجام پایا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا، تو یہ استمراری، کئی مرتبہ یہ کام ہوا ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور ہوتی، یہاں پر جو ہے جو جملہ بنتا ہے وہ اور ایک اور نوعیت ہوتی ہے اس کی بننے کی، وہ لاتا رہا تھا یا وہ پڑھتا رہا تھا، اس طرح سے بھی اگر آیا تو بھی ماضی استمراری ہے نا۔ رہا کا بھی لفظ اگر استعمال ہو رہا ہے، وہ لاتا رہا تھا یا وہ پڑھتا رہا تھا، وہ یہ کرتا رہا تھا، تو اس طرح کے الفاظ اگر آ رہے ہیں تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ وہ ماضی استمراری۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے، ماضی مطلب، سوری ماضی مطلب ہو گیا ہمارا، استمراری ہو گیا، یہ ماضی ناتمام۔ ماضی ناتمام میں واضح طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کام مکمل نہیں ہوا ہے بلکہ جاری تھا، ہے نا؟ یعنی یہاں پر مثال دی گئی، بارشیں ہوتی رہی اور ہم رکتے رہے، تو کام ہوتا رہا، یہ بات یہاں پر واضح ہوتی ہے، ماضی ناتمام۔ ٹھیک ہے، یعنی مکمل ہو گیا ہے، یہ بات اس سے واضح نہیں ہوتی بلکہ ابھی وہ ناتمام ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے، ماضی قریب، اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو کام ہے، فعل ہے، وہ ابھی قریب ہی میں ہوا ہے، اور اس کی ایک پہچان ہے کہ یہاں پر آخری میں ہے یا ہیں، اس طرح سے اگر آ رہا ہے تو آپ نے سمجھ لینا ہے ماضی کا ہے، لیکن اس طرح سے اگر آ رہا ہے کا استعمال اس میں آیا ہے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ ماضی قریب کی بات ہے۔ آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے، تو یہاں پر اس سے واضح ہوگا کہ یہ ماضی قریب کی بات ہے، وہ آج ہی آیا ہے، تو یہ اس سے بھی واضح ہوگا کہ یہ ماضی قریب کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہے یا ہیں دونوں کا استعمال ہوتا ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ماضی بعید، اس میں تھا، تھی، تھے کا استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیے، اس سے واضح ہو جاتا ہے فعل جو فعل استعمال ہوگا اس سے واضح ہوگا کہ کام ختم ہو گیا، تو یہاں پر تھا، تھی، تھے کا استعمال ہوگا اس جملے میں، آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ ماضی بعید کی بات ہوئی۔ ہم ممبئی گئے تھے، میں بھی اپنے بچپن میں مکتب جاتا تھا، یہ مثالیں ہیں جو میں یہ شارٹ کے طور پر بتا رہا ہوں آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو یاد رکھیں۔ یہاں پر دیکھیے ماضی شکی یا ماضی احتمالی، یہ یاد رکھنے کے لیے بہت آسان ہے، یعنی اس میں شک پایا جا رہا ہے یا کسی بات کا احتمال ہے، جیسے اس نے کھانا کھایا ہوگا، کانفیڈنس کے ساتھ نہیں بتایا جا سکتا کہ کھانا کھا لیا، بلکہ اس بات کا شک یا احتمال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس نے کھانا کھایا ہوگا، اور یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، یعنی کام کھانے کا کام ہو گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس نے کتاب خریدی ہوگی، تو یہاں شک یا احتمال ظاہر ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ ماضی شکی یا ماضی احتمالی کا ہے۔ ماضی تمنائی، یہ بہت آسان ہے یاد رکھنے کے لیے، یعنی کسی بات کی تمنا یا آرزو ظاہر کرنا، کاش ہم وقت کا صحیح استعمال کرتے، تو ٹی ٹی پہلے ہی اٹیمپ میں نکال لیتے، ہے نا؟ مشکل بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک جسٹ ایگزامپل کے لیے، یا آرزو تھی کہ ہم پھول کے بندے ہو، یا آرزو تھی کہ سپریم کورٹ کا جو لیڈر، یہ سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ آیا وہ آیا نہ ہوتا یا دوسرا آتا، ہے نا؟ ٹیچرز کے پیور میں آ جاتا، تو اس طرح کے جو کاش یا تمنا یا آرزو ظاہر کرنے والے الفاظ ہوتے ہیں جس میں آتے ہیں، اور جو ماضی کے کو ظاہر کرتے ہیں تو ماضی تمنائی کہلاتے ہیں۔ ماضی شرطیہ، یہاں پر جو فعل ظاہر کیا جاتا ہے اس میں اس کے پورا ہونے کا انحصار کسی شرط پر ہوتا ہے، تو جیسے یہاں پر اگر میں پڑھتا تو کامیاب ہو جاتا، یعنی یہاں پر شرط لگا دی گئی، کامیاب ہوتا تھا لیکن اگر
पढ़ लेता, मेरी बात सुनता तो इस मुसीबत में ना पड़ता। तो यहाँ पर एक शर्त लगा दी गई है, तो इस बिना पर ये माजिए शर्तिया कहलाता है। मेरा ख्याल है माजी की ये जो अक़साम बयान की गई है, ये आपको आसानी के साथ समझ में आ गई। इसमें ये जो अक़साम बयान की गई है, इसमें सिर्फ दो ऐसी चीजें हैं जिसको याद रखने की जरूरत है, बाकी सब समझने की बात है। जैसे माजिए ना तमाम अल्फाज से ही समझ में आ रहा है, माजिए करीब भी अल्फाज से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या बात बयान की गई होगी। माजिए बईद, बईद यानी दूर, यहाँ पर समझ में आ रहा है। ये शक्की, माजी एहतिमाली, इन अल्फाज से समझ में आ जा रहा है इसमें क्या बयान किया गया होगा। और माजी तमन्नाई में तमन्नाई से, और माजी शर्तिया में शर्तिया से समझ में आ जा रहा है। लेकिन ये मतलक और इस्तमरारी, ये दोनों को समझने के लिए बस इतना याद रखना है कि मतलक में वक्त का तयन नहीं होता है ना, वाज़ेह तौर पर नहीं पता चलता कि किस वक्त में काम हुआ है। और इस्तमरारी में बार बार जो है काम होने का पता चलता है कि काम एक बार नहीं बल्कि कई बार। ठीक है, ये बात को याद रखें। अगर इतना आपने याद रख लिया तो ये पूरे अक़साम आपको आसानी के साथ याद रखें। अब हम आते हैं इसकी तरफ, क्या है ज़माने हाल। ज़माने हाल जो है इसकी चार ही अक़साम है, यानी ये ज्यादा पसंद आएगी। माजी माजी की 8 अक़साम आ गई थी, इसलिए जरा शपथ दिलाने वाला है। अभी ये जरा आसान है, ये चार ही किस्में आसानी के साथ याद रखी जा सकती है। उसमें भी ना, तमाम, तमाम, एहतिमाल, यानी इसका मतलब ये है कि आसानी से समझ में आ जाएगी बात, अल्फाज पर ही गौर करे तो। और मतलब तो अब हमारे दिमाग में बैठ गया है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमको ये बात आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। अब इसके अक़साम यहाँ पर देखिए, हाल मतलब क्या होगा फिर, यानी फेल, ऐसा जुमला जिसमें फेल से जाहिर हो कि काम मौजूदा जमाने में हुआ है लेकिन काम के वक्त का तयन ना किया जा सके, तो फिर हाल मतलब क्या है। अफवान लिखता है, काम के मौजूदा जमाने से इसका ताल्लुक है फेल का, लेकिन वक्त का तयन किया जा रहा है क्या, नहीं, वो पढ़ता है। तो ये भी मौजूदा फेल का ताल्लुक जो है मौजूदा जमाने से, लेकिन वक्त का तयन नहीं किया जा रहा है, इस वजह से ये हाल मतलब। ठीक है। अम, हाल ना तमाम, यानी इसका मतलब यह है कि फेल अभी मुकम्मल तौर पर वो नहीं हुआ है, मुकम्मल नहीं हुआ है ना। जो फेल है, ये जाहिर कर रहा है कि काम मौजूदा जमाने में है लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। जैसे बाग में कलियां खिल रही है, खिलने का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, शुरू है। कलियां कलियां जो है खिल रही हैं। वो मदरसा जा रहा है, यानी जाने का काम हो गया है क्या, नहीं हुआ है, शुरू है। तो ये हाले ना तमाम। ठीक है, इसके बाद क्या है, हाले ना तमाम के बाद हाले तमाम। हाले तमाम में क्या रहेगा, मौजूदा जमाने से उसका ताल्लुक रहेगा लेकिन काम मुकम्मल हो गया है। मैं मजमून लिख चुका हूँ, मैं लेक्चर मुकम्मल कर चुका हूँ। तो अभी मौजूदा हाल, या मैं लेक्चर शुरू कर चुका हूँ, तो मौजूदा जमाने से इसका ताल्लुक है लेकिन काम कंप्लीट हो गया है ना, तमाम हो गया। तो काम जो काम किया जा रहा था वो मुकम्मल हो गया, फेल जो है वो मुकम्मल हो गया, तो फिर वो तमाम कहलाएगा, हाले तमाम। ठीक है, आसान है इसमें। हाले एहतिमाली, अब एहतिमाल में शक पाया जाता है, एहतिमाल पाया जाता है फेल में, है ना। तो फिर वो हाले एहतिमाल कहलाएगा, यानी मौजूदा जमाने में जो काम हो रहा है वो जो फेल है उसमें शक पाया जाए या किसी बात का एहतिमाल पाया जाए तो वो हाले एहतिमाली कहलाएंगे। मुमकिन है कि कौसर फातिमा सो रही हो, शायद आज हम्माद आ जाए। तो इस तरह के जो अल्फाज है, तो ये एक एहतिमाल को जाहिर कर रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि ये हाले एहतिमाली। अभी देखो ये इन चारों पर फिर से गौर करो, तो आप एक एक लफ्ज पर गौर करें, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें वक्त का जो है तयन नहीं हो रहा है, इसमें जो है काम मुकम्मल नहीं हुआ है, फेल मुकम्मल नहीं हो रहा है, इसमें फेल मुकम्मल हो गया है, इसमें फेल में शक पाया जा रहा है ना। तो बात आसान है, याद रखने के लिए, समझने के लिए ये बात आसान है। अब इसके बाद जो है हम आते हैं मुस्तकबिल। ये हाल से भी ज्यादा अच्छा है, क्यों, क्योंकि इसमें तीन ही अक़साम आई है, इसलिए ये इसके मुकाबले में ज्यादा इसी मुस्तकबिल मतलब, मुस्तकबिल तमाम, मुस्तकबिल ना तमाम। मेरा ख्याल है अब तो इसको समझाने की भी जरूरत नहीं कि हम इसको समझाए कि मुस्तकबिल मतलब क्या होता है, मुस्तकबिल ना तमाम क्या होगा और मुस्तकबिल ना तमाम क्या होगा, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं देख लेते हैं। मुस्तकबिल मतलब क्या होगा
کہ فعل کا وہ زمانہ جو آنے والے زمانے میں کسی وقت کے کسی وقت کے کا تعین نہیں ہوتا اس میں، یا کام کا ہونا ظاہر نہ کرے، تو کام کے وقت کا تعین نہ ظاہر کرے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ مستقبل مطلق ہے، یا مطلق مستقبل ہے۔ جیسے قیامت کے دن سب کا حساب و کتاب ہونے والا ہے، لیکن قیامت کب آئے گی کس کو پتا ہے کیا؟ یہ یہ جو ہے وقت کا تعین بتا رہا ہے کیا؟ نہیں بتا رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ فعل مستقبل مطلق ہو گیا۔ مستقبل تمام کیا ہے؟ تو آنے والے وقت میں جو فعل ہے وہ زمانے میں جو ہے، جس زمانے میں جو ہونے والا ہے، وہ کام کے مکمل ہونے کا پتہ ہے نا؟ تو جیسے 2 سال بعد عمر 12 سال کا ہو جائے گی، ہے نا؟ 28 تاریخ کو ہمارا ایگزام ہو جائے گا، 28 جون کو۔ تو یہ مستقبل تمام ہے، یعنی اس دن جو ہے کام مکمل ہو جائے گا، وہ وقت جو ہے کام کے مکمل ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ میں ہر حال میں مسکراتا رہوں گا، تو یہ بھی جو ہے کام کے مکمل ہونے کا پتہ دے رہا ہے۔ مستقبل ناتمام، تو یہاں پر دیکھیے کہ پھر وہ ناتمام کیا ہے، اس میں کام جاری رہنے کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے میں ہر حال میں کوشش کرتا رہوں گا، یہ ٹی ای ٹی میں نہیں تو اگلی ٹی ای ٹی میں پاس ہو جائے گی، لیکن کوشش یہ کرنا ہے کہ اسی مرتبہ جو ایگزام دے رہے ہیں اسی میں پاس ہو جائے۔ جب آپ اسٹیشن پہنچیں گے تو گاڑی جا چکی ہو، تو اس سے ناتمام ہونے کا یا نامکمل ہونے کا پتہ چل رہا ہے، اس لیے یہ مستقبل ناتمام ہوگا۔ اس میں اور ایک چیز آتی ہے زمانے میں، وہ ہے مضارع۔ مضارع یعنی ایسا جو ہے فعل کی ایسی شکل ہوتی ہے جس سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کس زمانے میں ہوئی۔ یہاں زمانے کی بات ہو رہی ہے، آپ مطلق میں الگ بات ہے، وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے، اور مضارع میں زمانے کا ہی پتہ نہیں چلتا کہ کس زمانے میں ہوئی۔ جیسے ہمیشہ سچ بولو، تو یہاں پر اس کا کس زمانے سے تعلق ہے اس کا؟ تو آپ اس میں زمانہ آسانی سے نہیں بتا سکتے۔ بزرگوں کی خدمت کرنا عبادت ہے، تو یہ اس میں کہاں زمانہ پتہ چل رہا ہے؟ تو اس طرح سے یہ جو ہے مضارع بتاتا ہے، یعنی ایسا پھر جس سے جو ہے زمانے کا پتہ نہیں چلتا، مضارع کا۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ یہ موضوع سمجھ میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، اس میں جو سوالات ہیں وہ اتنے۔ یہ دیکھیے، مضارع پر ایک سوال آیا تھا، فعل کی ایسی شکل ہے جس سے زمانے کا پتہ نہیں چلتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں پر مضارع کا، تو اس پر سوال بھی آئے، پھر زمانے پر باقی کے سوال آئے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے، اگلے موضوع پر ہم آتے ہیں، یا پھر کوشچن آنسر پہ آ جاتے ہیں۔ شریف سر، 4 موضوع ہم نے کمپلیٹ کیے، اور تھوڑا سا پیپر کا انالیسس دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ 10 تقریباً 10:40 ہو گئے، 20 منٹ اگر کوشچن آنسر کو دے تو کمپلیٹ ہو جائے گا، یا پھر بولے تو ایک موضوع اور رکھ۔ پھر مائک اوپن کر کے اگر بولیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ اسکرین پر جو ہے نا، دس میٹنگ از بینگ ٹرانسکرپٹ، یہ آ جا رہا ہے نا، تو اس سے کمنٹس بھی نہیں پڑے یار۔ بولیے، مطلب کنٹینیو کرنا ہے یا پھر کوشچن آنسر لیتے ہیں؟ شریف سر، آواز آ رہی ہے؟ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے ذرا، یہ سمجھ میں آ جائے کچھ۔ ہاں ٹھیک ہے، کوشچن آنسر جو ہے، کوشچن آنسر لیتے ہیں آج کے جو ٹاپکس ہوئے اس پر۔ تو آپ لوگ جس کو بھی سوال پوچھنا ہے وہ انمیوٹ کیجئے اور پھر سوال کیجئے۔ یہاں پر سوال کرنے میں اس بات کا خیال رکھیے کہ ہم نے آج جو موضوعات کور کیے ہیں، سوال انہیں میں سے ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم کل جو موضوع کور کریں گے، عناوین کور کریں گے، پھر اس پر سوال کل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بتائیے کچھ سوال ہو تو، یا پھر میں نے جو تیاری کیا ہے اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔
ادب سے متعلق چلیے ایسا کرتے ہیں کہ گرامر کے بچے ہوئے ٹاپک میں کل وہ کرتا ہوں، ادب پر کچھ وہ کر لیتے ہیں، سوالات بھی دیکھ لیتے ہیں کل، باقی کے انشاءاللہ میں ادب پر بھی سوالات بتاؤں گا آپ کو۔ یہاں جو سوالات آئے تھے، ایک منٹ، اس میں سے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جو ادب پر آئی تھی، تاکہ اس سے اور آپ کے ذہن میں کچھ سوالات آ جائے تو میں بھی آپ کو مزید بتا سکوں۔ ہاں یہاں پر دیکھیے، کچھ بنیادی اہم معلومات میں آپ کو بتا دیتا ہوں ادب سے متعلق۔ یہاں پر جو سوال ایک منٹ، سوری، ابھی آ رہی ہے آواز؟ ابھی آ رہی ہے؟ یس، اوکے، ٹھیک ہے، وہ میوٹ ہو گیا تھا، سوری ہے۔ تو یہ جو مولانا شبلی نعمانی کی جو نامکمل تصنیف ہے، یہ کون سی ہے؟ تو سیرت النبی ہے۔ یہ ان کی، انہوں نے کیا ہوا کہ جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو اصل میں مولانا شبلی نعمانی بہت بڑے مورخ مانے جاتے ہیں ہندوستان کے، پورے بھارت میں سب سے بڑے مورخ کے طور پر ان کو جانا جاتا تھا، چونکہ یہ سوری مورخ بول رہا میں، محقق کے طور پر ان کو جانا جاتا تھا۔ وہ بہت جب بھی کوئی کتاب لکھتے تو بہت تحقیق کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یاد ہے کہ انہوں نے دنیا کی کئی لائبریریاں چھان ماری اور پھر اس کے بعد سیرت النبی لکھی۔ سیرت النبی کے انہوں نے 2 ہی پارٹ مکمل کر پائے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، پھر ان کے جو شاگرد تھے سید سلیمان ندوی، انہوں نے بقیہ حصے کو مکمل کیا۔ اس طرح سے 4 جلدوں پر مشتمل یہ سیرت النبی کتاب ہے۔ اب یہ جو سیرت عائشہ ہے یہ بھی ان کی کتاب ہے، یہ تینوں کتابیں بھی انہی کی ہیں۔ الفاروق بھی ان کی کتاب ہے۔ آم، اس میں الفاروق بھی انہی کی کتاب ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ہے کتاب، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو ایک ہارون رشید پر بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے، مامون الرشید پر، مامون الرشید کے نام سے بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے، مامون بول کے، مامون الرشید کی لائف پر لکھی گئی وہ کتاب ہے۔ میری اسکرین دکھ رہی ہے کیا آپ کو؟ اسکرین نہیں دکھ رہی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ہوسٹ کی طرف سے کچھ تو بھی پرابلم ہوگی شاید، ایک منٹ ہے۔ اسکرین شیئر کا آپشن لگے شاید۔ اسٹارٹ شیئر، ہاں آ گیا ہے، اسکرین اسٹارٹ، ہاں آ گیا آپشن، ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ ہاں دکھ رہی ہے اسکرین میری؟ ابھی دیکھیں یہاں پر آواز آ رہی ہے نا میری؟ یس، اوکے ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر جو تصانیف ہیں ان کی میں نے ابھی بتایا، اور یہ یادگار غالب اور غبار خاطر، یہاں پھر ایک سوال ہے، یادگار غالب اور غبار خاطر کس کی تصانیف ہیں، کہ مصنف کون ہے؟ تو یادگار غالب یہاں پر جیسے نام آئے گا تو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ غالب کی ہوگی، لیکن یہ الطاف حسین حالی کی، الطاف حسین حالی نے سر سید پر کتاب لکھی ہے، الطاف حسین حالی نے غالب پر کتاب لکھی ہے نا؟ جاوید نامہ بھی انہوں نے لکھا ہے، تو حیات جاوید جسے کہتے ہیں، حیات جاوید بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے کئی ساری کتابیں لکھی ہے الطاف حسین حالی نے۔ تو یادگار غالب بھی الطاف حسین حالی کی کتاب ہے، اور غبار خاطر جو ہے یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے۔ غبار خاطر کے ساتھ ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد کی اور بھی کئی ساری کتابیں ہیں، وہ آپ نے جو ہے ترجمان القرآن بھی مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے نا؟ اور پھر ان کی پیدائش کا بھی آپ نے سن یاد رکھنا ہے، 1888 میں یہ مکہ میں کدو گلی میں جو ہے پیدا ہوئے تھے، 1888 میں ان کی پیدائش ہوئی، وہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک اور سوال ہے
ادب سے متعلق، وہ ہے موج تبسم کس کی تصنیف ہے؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ شوکت تھانوی کی تصنیف ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو تھوڑا موج تبسم کو مزاحیہ انداز میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہاں پر آیا ہے درج ذیل میں سے کون سی تصنیف داغ دہلوی کی نہیں ہے؟ داغ دہلوی کی نہیں ہے یہ لکھا ہے، تو یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ داغ دہلوی کی کئی ساری تصانیف ہیں۔ داغ دہلوی نے بہت ساری تصنیف لکھی، جیسے گلزار داغ، مہتاب داغ، یادگار داغ، اس طرح سے انہوں نے بہت ساری تصانیف لکھی ہے۔ تو آپ نے مہتاب داغ داغ بھی لکھی، آفتاب داغ بھی لکھی، یادگار داغ بھی لکھی، گلزار داغ بھی لکھی، کلیات داغ بھی لکھی، ایسے کئی سارے انہوں نے لکھی، لیکن گلستان داغ نہیں لکھی۔ تو یہ چوتھا جو آپشن ہے، یہ جو ہے یہ چوتھا آپشن جو ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ان کی تصنیف نہیں ہے۔ گلزار داغ، مہتاب داغ، آفتاب داغ، یادگار داغ، کلیات داغ، یہ ان کی تصانیف، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ میں مطلب جو خاص طور سے جن لوگوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو اس میں مرزا نگار کون سا ہے؟ تو مرزا نگار میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ظافر جٹلی جو ہے، یہ مشہور ہے، مرزا نگار ظافر جٹلی، جعفر جٹلی، ٹھیک ہے؟ اس کو جو ہے فروخ سیر نے جو ہے پھانسی کی سزا، اس کو فروخ سیر کی جو اس نے جو وہ تھا بادشاہ تھا، مغل بادشاہ، اس کی اس نے مذاق اڑایا تھا، جس کی بنا پر اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ یہ جو ایک ایک چھوٹا ایک کیریکٹر تھا اس میں اپنے، وہ بونا سے ایک آدمی کا کیریکٹر آتا، کیا نام تھا اس کا؟ کسی کو معلوم ہے کیا؟ وہ کیریکٹر کا بھی اسی نے استعمال کیا ہے، کیریکٹر کا نام بھی جو ہے ایک بونے قد والے آدمی کا تذکرہ ہے اپنے اردو کی کتابوں میں، مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس کا ٹھیک سے۔ تو اس کیریکٹر کو بھی یوز جو ہے، نہیں نہیں نصیر الدین نہیں، وہ چھوٹے قد والے کیریکٹر کا استعمال کیا اس نے۔ تو ہاں یہ کھوجی، کھوجی، ویری گڈ، صحیح۔ تو کھوجی، کھوجی جو مزاحیہ کیریکٹر ہے، چھوٹے قد والا میاں کھوجی کیریکٹر جو ہے، یہ اس کا استعمال بھی جو ہے جعفر زٹلی نے کیا۔ تو آپ نے یہی یاد رکھنا ہے۔ اور اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک شعر کا ایک مصرع دے دیا جاتا ہے، اور دوسرے مصرے کو جو ہے دوسرے مصرے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا؟ پچھلی باری میں بھی ایک مصرع آیا تھا، اور اس کے لیے اس کا دوسرا مصرع جو ہے کمپلیٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ تو جو معروف یا مشہور اشعار ہیں، ان کو ایک دو مرتبہ پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہوتا، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ پھر حسین آزاد، محمد حسین آزاد، محمد حسین آزاد کے بارے میں زیادہ تر سوال آتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کے بارے میں آپ نے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ محمد حسین آزاد نے جو ہے ان کے جنم کب ہوا، ان کی تصانیف کون کون سی ہے، ان کی تصانیف کے نام آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ بہت مشہور مطلب مصنف ادیب رہے ہیں، تو وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور سے ان کے بارے میں، ہاں آب حیات انہی کی تصنیف ہے، محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات۔ تو ان کے جو تصانیف ہے اس کے نام بھی یاد رکھیے، ان کی جنم تاریخ کو شاید زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پچھلی باری میں جو ہے کوئی تو بھی ایک رائٹر تھے جس کے بارے میں انہوں نے سوال آ گیا تھا کہ ان کا جنم کب ہوا، کیا نام ہے؟ کسی کو معلوم ہے کیا؟ نہیں، منشی پریم چند بھی مشہور ہے، لیکن ایک سوال آیا تھا کہ وہ فلاں ایک مصنف کا نام آیا تھا کہ ان کا جنم کب ہوا۔ تو وہ سوال میرے سامنے، وہ سوال نہیں ہے اصل میں۔ تو یہ جو ہے کبھی کبھی جنم تاریخ بھی پوچھ لیتا ہے، تو وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مطلب سب کی یاد رکھ نہیں سکتا انسان، اتنا اس کے اندر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو معروف ہے، مشہور ہے، اتنے لوگوں کی جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں مصنفین کی بات جو ادیب ہے، ادیب حضرات کی بات کر رہا ہوں، پی جے عبد الکلام کہاں سے ادیب ہو گئے؟ ان کی کتابیں ہیں، لیکن جو مصنفین میں ان کا جو ہے ہمارے پرائمری کی جو کتابیں ہیں، ادب ہے، اردو ادب ہے، ان میں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے، کچھ ادب سے متعلق بھی سوالات پڑھنا ہے، خاص طور سے جو 9ویں اور 10ویں کے جو سوالات ہیں نا، 9ویں اور 10ویں کے جو وہ ہے جان پہچان، جو اوپر حصہ دیا جاتا ہے جان پہچان بول کے، تو اس میں کافی اہم چیزیں دی ہوئی، وہاں سے آپ نے اسٹڈی کرنا ہے۔ جان پہچان میں آپ کو کافی مصنفین کے نام، ان کے متعلق ان کی کتابیں، ان کی جائے پیدائش اور مختلف باتیں ان سے متعلق جو ہے
वो आपको मिल जाएगी। तो ये बात का अपने ख्याल रखना है, ठीक है। इसमें पेपर एनालिसिस में और कोई बात थी, मैं तो आपको बता, ये एक ले लेते हैं, मुफरद मुरक्कब और मखलूत जुमले ले लेते, या फिर उसको कर लेते। एक मिनट रुको, मैंने उसको कल के लिए छोड़ा था। ये पेपर टू में भी कुछ सवाल थे मेरे सामने, मैंने पेपर टू का भी कुछ एनालिसिस रखा था साथ में, वो मैं उसमें से कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखो एक सवाल दिया है, हुरूफ इल्लत को लेकर है ये सवाल को देखो आप गौर से। ये तोप, नोट, चोट, इन लफ्जों में वाव का इस्तेमाल किस लिहाज से किया गया है? कौन बताएं, कमेंट कर सकते? जी। लेकिन मैं यहाँ पर एक दूसरा लिखता हूँ। अ, वाजे, वसी, वामिक, इन हरूफ में जो है वाव का इस्तेमाल किस लिहाज से किया गया है? वेरी गुड। यहाँ पर भी वाव आया है, लेकिन यहाँ चूंकि वो शुरू में आया है, इस वजह से इसको हुरूफ सही में बदल जाता है वो, ठीक है। और अगर वो दरमियान में आ रहा है और उस पर कोई मतलब साकिन है, वो कोई जो वो जो हरकतें होती है वो नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो हुरूफ इल्लत, ठीक है। याद रखना है अपने, ये दोनों का फर्क याद रखना है। और तीन ही हुरूफ इल्लत है, कौन कौन सी है? अलीफ, वाव, या, ठीक है। ये याद रखिए। और कुछ सवालात मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये मसनवी सहरुल बयान, एक देखो अदब से मुतालिक बात चल रही है तो एक सवाल है इसमें, मसनवी सहरुल बयान किसकी तसनीफ है? कौन बताएगा? मसनवी, हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अमीर हसन की तसनीफ है ये मसनवी सहरुल बयान। और एक मसनवी बहुत मशहूर है। कौन सी मसनवी मशहूर है, कौन बताएगा? एक बहुत मशहूर मसनवी है जिसमें 16,500 अशार है। 16,500 अशार का जखीरा किया गया है। नहीं नहीं, मसनवी की बात कर रहा हूँ मैं। ये सहरुल बयान वाली नहीं। सहरुल बयान तो मीर हसन ने लिखी है। नहीं, हाली भी लिखने नहीं लिखी। हाली ने मुसद्दस आली लिखी है। और मुसद्दस आली में उसने बहुत ही मतलब गैर जरूरी बातों को भी उसने शामिल कर दिया। कई जगह तो जो है इस्लामी तारीख पर भी उसमें गैर जरूरी सवाल जो है उसने उसको मशकूक बनाकर पेश किया। बहुत सारी बातें हाली की तसानीफ में भी काफी गड़बड़ पाई जाती है। आखिरी चलो ये देखो, मैं बाद में और भी बातें आपको बताऊंगा। 19 नंबर का सवाल देखिए, दर्ज झेल में से कौन सी तसनीफ अल्लामा इकबाल की नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। बांगे दरा, बाले जिब्राइल, जरब कलीम, अम, ये जो है ये सब तसानिफ इनके अल्लामा इकबाल की, ठीक है। और भी इसके अलावा में अल्लामा इकबाल की और भी तसानिफ है। बांगे दरा, बाले, कुलियात इकबाल, है ना, कुलियात भी उनकी है। जावेद नामा, मतलब उन्होंने अपने बेटे के लिए भी उन्होंने एक पूरी एक किताब लिखी है। और उसके अलावा में तहजीब पर भी उन्होंने किताब लिखी है। तो उनकी काफी कुछ किताबें हैं, कुछ 7-8 किताबों के नाम उनके मिलते हैं, ठीक है। ये सुखन है गुफ्तनी किसकी तसनीफ है, ये नहीं मालूम मुझे, इसलिए मैंने नहीं बताया ये। मुझे नहीं मालूम है, अगर किसी को इसका मालूम है, कॉन्फिडेंस है, तो ही बताइए। शिकवा जवाबी शिकवा भी अल्लामा इकबाल की है, लेकिन वो कुलियात इकबाल का एक हिस्सा है। शिकवा जवाबी शिकवा जो है अलग से कोई किताब नहीं है, वो कुलियात इकबाल का ही हिस्सा है। हाँ, नेक्स्ट सवाल पर आ जाए। हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा हमारे मौजू में जो चीज शामिल नहीं है वो भी इसमें आई है, तो मैं वो बता देता हूँ। गजल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाता है ये? मक्ता। और पहला शेर क्या कहलाता है? पहला शेर मतला।
देखिए ये आसान सी बात है, याद रखने की बात है कि गजल का जो पहला शेर है वो मतला कहलाएगा, और जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो क्या कहलाएगा, मक्ता कहलाएगा। तखल्लुस किसे कहते हैं, जब शायर अपने नाम के अलावा अपनी पहचान के लिए कोई और एक नाम रखता है तो उसे जो है मक्ता कहते हैं, उसे सॉरी तखल्लुस कहते हैं। और जिस शेर में तखल्लुस का इस्तेमाल किया जाता है उसे मक्ता कहते हैं, याद रखिए। अभी यहाँ पर एक और मौजू भी है जिसको शायद हम इतने मौजुआत में कवर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, उसके बारे में पक्का नहीं बता सकता। वो अ, जो जो सिन्फ है, नज्म की असनाफ है, वो भी है। यानी गजल है, मसनवी है, रुबाई है, फिर नज्म है ना, कसीदा है, मरसिया है। तो ये जो अकसाम है इस पर भी सवाल आते हैं। तो ये कोशिश करता हूँ कि जो 4 मिनट बचे हैं उसमें मैं सरसरी तौर पर ये बता देता हूँ आपको, ताकि हमारा जो आज का जो है ज्यादा आज के इसमें ज्यादातर टॉपिक कवर हो जाए। नज्म जो है किसी एक मौजू पर होती है और कई सारे अशार पर मुश्तमिल होती है, वो याद रखे कि वो नज्म कहलाएगी। गजल में क्या होता है, गजल में कम अशार होते हैं और हर शेर अपना आजाद मानी देता है। इस बात को याद रखिए कि गजल में जो है जो अशार होते हैं वो 5 6 या 7 8 ही होंगे, लेकिन उसमें जो है हर शेर अपना अलग मानी देगा। और गजल का मतलब ही जो है जो होता है वो ये कि अपने दोस्त से बातें करना। तो इस हिसाब से उसमें जो उसका जो मौजू होता है वो महबूब या इश्क आशिकी इस तरह की चीजें ज्यादातर उसमें होती है। फिर इसमें नहीं, उसमें हम कैद तो कोई नहीं है उसमें अशार की, कि ज्यादा की कैद नहीं है। लेकिन जो आमतौर पर जो गजलें होती है वो बहुत कम अशार पर मुश्तमिल होती है। कम से कम 5 शेर तो होते हैं उसमें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो हम जो गजलें देखते हैं वो 7 8 10 12 तक होती है। लेकिन मसनवी में अशार की कोई कैद नहीं रहती। अशार मसनवी में सबसे ज्यादा अशार होते हैं। मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने जो मैं इंशाल्लाह कल मैं आपको बताऊंगा, वो मसनवी जो लिखी है उन्होंने, उसमें 16,500 जो है अशार उन्होंने लिखे। तो मैं उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, मैं आपको बताऊंगा और उनके बारे में भी कुछ बातें बताऊंगा। फिर जो कसीदा होता है, कसीदा वो नज्म होती है जिसमें शायर किसी बादशाह या वजीर या बादशाह की किसी चीज की तारीफ बयान करता है, घोड़ा, हाथी, तलवार वगैरह वगैरह इस तरह की चीज की तारीफ बयान करता है, तो वो कसीदा कहलाती है। फिरदौसी, फिरदौसी वेरी गुड, शाहनामा फिरदौसी है वो जो कमेंट किया ना अभी, फिरदौसी, वो शाहनामा फिरदौसी है। फिरदौसी ने जो है वो लिखा है, मसनवी लिखा है जिसमें 16,500 अशार उसने लिखे हैं। तो ये जो है गजनवी के वक्त के फिरदौसी है, गजनवी के वक्त में, महमूद गजनवी के वक्त के। और उन्होंने जो है साढ़े अपनी पूरी जिंदगी में जो है बहुत अपने काफी अशार का वो किया, और पूरी वो जो नज्म लिखी है, एक नज्म जिसमें तारीखी वाकयात को उन्होंने जाहिर किया है, वो मसनवी शाहनामा फिरदौसी कहलाती है। और उसमें एक बड़ी मतलब वो उनकी पूरी हिस्ट्री भी है, वो हिस्ट्री में अपनों को जानने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से वो, जो है बादशाह उनसे नाराज हो गया, फिर वो जो है वो सब कुछ छोड़कर जो है फिर उन्होंने ये सब छोड़ दिया। फिर बादशाह को जब सही बात का पता चला तो तब तक उनका इंतकाल हो चुका था, उनकी जो रकम तय हुई थी वो उन तक नहीं पहुंच पाई, वगैरह वगैरह, एक पूरी जबरदस्त हिस्ट्री है। तो जो कसीदा है, कसीदे में बादशाह की किसी चीज वगैरह या वजीर की किसी चीज की जो है तारीफ बयान की जाती है। मरसिया, मरसिया जो है किसी शख्स की जो है जो इस दुनिया से चला गया है उसकी खूबियां वगैरह बयान करते हैं उसमें, या मातम करते हैं उसमें जो है, ऐसी नज्म को मरसिया कहते हैं। ठीक है। और रुबाई, रुबाई जो है रुबाई 4 मिसरों वाले बंद को जो है रुबाई कहते हैं। रुबाई में रुबाई में जो है जो पहला, दूसरा और चौथा मिसरा होता है ये हम काफिया होता है, ये बात आपने याद रखना। और इसके अलावा एक किता होता है, किता में मिसरों की जो है कैद नहीं होती, कम से कम 4 मिसरे होते हैं, 6 8 10 भी हो सकते हैं। तो ये बातें आपने याद रखना है। इसके अलावा और मेरा ख्याल है कोई नज्म की अगर किस्म होती होंगे तो फिर इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट इसमें बताऊंगा। आज का लेक्चर जो है 11 बजे का मुझे टाइम दिया गया था, मैंने कोशिश किया हो कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आज के इसमें कवर हो। कल इंशाल्लाह कल जो लेक्चर होगा वही टाइम पर, तो हम 9:30 से 11 के बीच में कोशिश करेंगे कि जितने मौजूआत हमारे बचे हैं वो तमाम तर कवर हो जाए, ताकि हमारी उर्दू की मुकम्मल तैयारी हो जाए। जहां जरूरत होगी कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जजाकल्ला खैर। फिर कल सवाल जो है कल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, सवालात इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे।
जो भी सवालात हैं। और मैं आपको अपने तरफ से एक बात भी बता देता हूँ कि इसके अलावा में भी, ये तो आपका 19 तारीख तक सेशन चलेगा, लेकिन इसके अलावा में भी जब भी कभी आप लोगों को जरूरत पड़ती है टीईटी के मुतालिक या सीटेट आने वाले एग्जाम सीटेट के मुतालिक, तो इंशाल्लाह आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जजाकल्ला खैर। कल इंशाल्लाह वक्त पर हाजिर रहिए, इंशाल्लाह फिर बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे। जजाकल्ला। हाँ, तमाम मजामीन तमाम सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं। हर सब्जेक्ट को 2 दिन 3 दिन इस तरह से दिए गए हैं।